नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है समय चक्र। सदना बहुत सारी शॉपिंग कर बाजार से खुशी खुशी लौट रही थी कि रिक्शा के बाहर उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गई और उसने रिक्शा वाले से कहा, भैया ऑटो रोकना जरा। रिक्शा वाला ऑटो को रोकता उससे पहले एक कार आई और वो आदमी उसमें बैठकर चला गया। सदना ने कार का नंबर देखने की कोशिश की, मगर कार इतनी रफ्तार से उसके सामने से निकली कि वह ना तो उस कार को चलाने वाले व्यक्ति को देख पाई और ना ही कार का नंबर को देख पाई। सदना ऑटो से उतरकर सीधे अपने ससुर जी के कमरे में गई और उनकी हार लगी फोटो को एकटक घूरने लगी और मन ही मन बुदबुदाई, ससुर जी का अंतिम संस्कार तो हमने अपने हाथों से किया है, फिर वह बाजार में दिखा हुआ व्यक्ति कौन था? ससुर जी की हूबहू शक्ल जैसा वो आदमी कौन था? सोच सोच कर रजना का बुरा हाल था। थोड़ी देर में सदना का पति करण भी ऑफिस से आ गया और उसने सदना से चाय बनाने कहा। सदना का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, जिससे वजह से सदना बहुत खोई खोई थी। करण ने भी यह बात नोटिस की और बोला, सदना क्या बात है, कहाँ खोई हो? सदना बोली कि करण, आज मैंने बाजार में हूबहू भाऊजी की शक्ल का व्यक्ति देखा। मैं उसे पास जाती उससे पहले वो कार में बैठकर चल गए। यह सुनकर करण एक तरफ तो बहुत खुश हो गया और दूसरी तरफ आश्चर्यचकित। खुशी इसलिए कि बाबूजी जिंदा है और हैरानी इसीलिए कि वो कैसे हो सकता है। करण को यूं असमझ में देख सदना ने अपने ही शब्दों से वापस लिया और बोली, अरे करण, ज्यादा मत सोचो, हो सकता है मेरा वहम हो। सदना ने करण को तो जैसे तैसे दिलासा दे दिया, मगर उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। आखिर वो शख्स क्या उसके ससुर जी थे? और अगर वो उसके ससुर जी थे तो वो घर वापस क्यों नहीं आए? सदना अतीत के गलियारों में खो गई। जब वो इस घर में शादी करके आई थी, सास तो घर में थी नहीं, उसके ससुर थी। घनश्याम जी का राज चलता था घर में। करण जब छोटा था तब घनश्याम जी की पत्नी सरला जी उसको छोड़कर भगवान की प्यारी हो चुकी थी। घनश्याम जी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि घर वाले के लाख मनाने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो करण के लिए सौतेली मां नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने करण को माँ और बेटा दोनों का प्यार दिया था, इसलिए करण भी अपने पिताजी को भगवान का दर्जा देता था। करण अपनी पत्नी सदना से भी बहुत प्यार करता था, मगर अपने पिताजी की हर बात सर आंखों पे रखता था। सदना जब शादी करके आई तब भी घनश्याम जी घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ही रखी और सदना को बच्ची समझ के उस पर जिम्मेदारी का भार नहीं डाला, जिस बात पे सदना को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। घनश्याम जी का रसोई में आकर कुछ भी सामान को हाथ लगाना सदना को बहुत अखरने लगा था। एक बार घनश्याम जी रसोई में आकर बोले, बहू, आज सूजी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था, सूजी कहाँ पड़ी है, तुम निकाल कर दे दो, मैं हलवा बना लेता हूँ। करण को टिफिन में रोटी सब्जी के साथ आज हलवा भी देना, करण को भी बहुत पसंद है हलवा, देखते ही खुश हो जाएगा। सदना बोली, बाबूजी, पहली बात तो आप किसकी इजाजत से रसोई में आए? अब मैं इस घर की बहू हूँ और किसको क्या खाना है और कितना खाना, इन सब का ध्यान मैं रखूंगी, आप नहीं समझे? और बार बार मुंह उठाकर रसोई में मत चले आइएगा, आपकी अपनी दुकान है, बस वहां जाकर बैठिए। घनश्याम जी बोले, बहू, मैंने तुझे हमेशा बेटी माना है और माफ करना, बहुत सालों से दुकान के साथ साथ रसोई और करण को भी मैंने ही संभाला है, तो ध्यान नहीं रहा कि अब इस घर और रसोई मेरा आना तुम्हें खटक भी सकता है। करण ऑफिस के लिए टिफिन लेने रसोई में आ ही रहा था कि उसने बाबूजी और सदना का सारा वार्तालाप सुन लिया। करण सदना से बोला, सदना, यह कौन सा तरीका है बाबूजी से बात करने का? बाबूजी से माफी मांगो। सदना को बाबूजी पे तो गुस्सा आता ही था, अब करण पे भी आने लगा और वो बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब रसोई घर और तुम पे मेरा अधिकार है, बाबूजी से ज्यादा। घनश्याम जी उस दिन आंसुओं का गिर पीकर रह गए, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, उस पे जिम्मेदारी का बोझ भी ज्यादा नहीं डाला कि कहीं उसे तकलीफ ना हो जाए। वही बहू आज उनसे इतनी ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। सदना की बात सुनकर करण भड़क गया और बोला, सदना, मेरे बाबूजी मेरे भगवान है और मेरे भगवान के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। घनश्याम जी करण को शांत करते हुए बोले, करण, चुप हो जाओ बेटा, बहू पे गुस्सा मत करो, सही ही तो कह रही बहू, वो घर रसोई सब कुछ अच्छे संभाल रही है, तेरा ध्यान भी अच्छे से रख रही है, फिर मुझे इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आज से मैं कभी घर में किसी के काम को लेकर दखल अंदाजी नहीं करूंगा।
बाबूजी की यह बात सुनकर करण को बहुत दुखी हुआ और वो बूझे मन से ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो ऑफिस से घर आया तब भी वह संध्या से ठीक से बात नहीं किया कर रहा था। करण अपने बाबूजी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि संध्या को उन दोनों के प्यार से भी जलन होने लगी। संध्या करण को पूरा अपने बस में रखना चाहती थी, मगर करण हर बात में घनश्याम जी की ही बात सुनता। संध्या धीरे धीरे सारी चीजों पे कब्जा कर लिया था ताकि वो घनश्याम जी का वर्ष पूरी तरह मिटा सके, मगर पति करण को अब तक बस में ना कर पाई थी। करण सिर से पिता तक भूत जाने कब उतरेगा सोच सोचकर संध्या मन ही मन कुड़ती। एक दिन अचानक घनश्याम जी बाथरूम में फिसल गए और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। घनश्याम जी का ऑपरेशन तो हो गया, मगर ऑपरेशन के बाद उन्हें 2 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई, क्योंकि बुढ़ापे में लगी चोट जल्दी नहीं भरती और अगर इस समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इंसान हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ सकता है। घनश्याम जी को घर लाया गया। संध्या ने घनश्याम जी के लिए एक केयर टेकर को लगा दिया जो उन्हें खाना पीना कराए और उनका सब काम करे। थोड़ी दिन तो सब ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अचानक करण जिस ऑफिस में काम करता था वो ऑफिस बंद हो जाने के कारण करण की नौकरी चली गई। करण बहुत चिंता में आ गया। उसने घर आकर संध्या को सब बताया तो संध्या भी चिंतित हो गई। थोड़े दिन बाद घर का खर्चा निकालना भी भारी पड़ने लगा था। करण संध्या से बोला, संध्या मुझ पे थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ी एडजस्ट कर लो। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसे मैं केयर टेकर और काम वाली को दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सेविंग भी नहीं है। पापा के इलाज में पहले से सारे पैसे खर्च हो गए। इस पर संध्या करण के साथ देने के बजाय भड़कती हुई बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तुम अपने बूढ़े पापा पर पैसे लुटाए जा रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि इन पैसे को बचा कर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान मरना तो तय ही है, आज नहीं तो कल मरना ही तो है। फिर तुमने मेरी एक न सुनी और अपने बाप के ऑपरेशन पे इतने पैसे उड़ा दिए। करण थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बाबूजी के भरे हालात बता रही हो, तुम मुझे बातें सुनाने लगी हो। और आखिर तुम मुझे सुना भी किस बात के लिए रही हो? इस बात के लिए कि मैं अपने पिता के इलाज के लिए पैसे क्या दिए? तुम्हारे दिमाग खराब हो गया, शायद तभी तुम इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रही हो। अरे मैं इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और जहाँ तक बात रही मौत की तो वो तो एक दिन सबको ही आना है, और यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इंसान मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूं, या फिर अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी ना करूं। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था जिस पिता ने मुझे अब तक संभाला। तुम चाहती थी कि मैं उनके इलाज के लिए पैसे ना खर्च करूं, लेकिन तुम यह सब नहीं समझोगी। संध्या बोले, ठीक है, मुझे फालतू ज्ञान मत बांटो, बस इतना बताओ कि क्या कहना चाहते हो, साफ साफ शब्दों में कहो। संध्या ने थोड़ी तेजी से कहा तो करण ने बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से पापा का ध्यान रख लो या फिर घर के सारे काम संभालो, क्योंकि हम अगले महीने के लिए पैसे बचा कर रखने हैं और अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच कर चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस घर के ही तो काम है और पापा का ध्यान रखना है। संध्या मुंह नाक सिकुड़ते हुए बोली, अच्छा बस घर का काम और तुम्हारे पापा का ध्यान रखना है? तुम ऐसे ही खुद हो और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बना रखा है, बस पूरे दिन काम में लगे रहो और अब तक जो समय मिल जाता है आराम करने का अब वो भी नहीं मिलेगा। संध्या की इच्छा तो नहीं थी, मगर मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा ही देता है। संध्या ने भाई और केयर टेकर को थोड़े दिन की छुट्टी दे दी। घर का काम काज साफ सफाई तो संध्या जैसे तैसे कर लेती, मगर उसे घनश्याम जी का काम करने बहुत गुस्सा आता। करण बेचारा रोज यहाँ वहाँ ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता, हर जगह हाथ पांव मारता कि शायद कहीं तो वापस नौकरी लग जाए, मगर हताश के अलावा कुछ हाथ ना लगता। यहाँ घर पे बेचारे घनश्याम जी बहुत बार भूखे प्यासे से तड़प उठते, मगर संध्या उन पे बिल्कुल तरस न आता। आज घनश्याम जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो अपने कमरे से बहू संध्या को आवाज लगाने लगे और बोले, बहू बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। संध्या रसोई में रोटी और सब्जी लाकर पटकते हुए बोली, यह लो खा लो। वहाँ बेचारा बेटा भूखा प्यासा काम के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है और इसको जब देखो खाना चाहिए। पेट है कि कुआ?
क्या पता संध्या के यह सब घनश्याम जी को बार बार चुभ जाते, मगर करण की खातिर वो सब कुछ सहन कर लेता। अपने बेटे से बहुत प्यार जो करते थे। संध्या पहले से बदतमीजी तो थी ही, अब ससुर जी की बीमारी की हालत से और ढीठ हो गई। हर बात पे ससुर को झिझक देती, ताने मारती। जब से केयर टेकर को छुट्टी दी है तब से संध्या का सारा पारा हमेशा सातवें आसमान पे रहता, क्योंकि घनश्याम जी का सारा काम उसे जो करना पड़ता था। घनश्याम जी वैसे ही बेटे की नौकरी के लिए चिंतित थे और ऐसे ही बहू के भरवस से वो मानसिक तनाव में रहने लगे। मगर एक दिन सब ठीक हो जाएगा यही सोचकर वो जैसे तैसे गुजर रहे थे और वर्कर्स के चलने का प्रयास भी वो करने लगे। थोड़े दिन में अपने पैरों पे चलने लगे, मगर वर्कर की जरूरत अब भी पड़ती थी, इसलिए धीरे धीरे वर्कर की मदद से अपने कदम बढ़ाते। आज संध्या ने जब ससुर जी को वर्कर के साथ रसोई में खा लेते देखा तो चिल्लाकर बोली, बाबूजी, इतने दिन पलंग पर रखकर परेशान किया आपने और अब चलने लगे तो फिर रसोई में टपक पड़े। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि रसोई में कभी भी बेवक्त मत टपके करिए, जाइए यहाँ से। बोलकर चिड़चिड़ाकर संध्या मार्केट के लिए निकल पड़ी। मार्केट में उसे बचपन की सहेली गीता मिल गई। गीता और संध्या इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। गीता बोली, संध्या चल कहीं जूस सेंटर में चलकर बैठते हैं, यहाँ रास्ते में खड़े खड़े बहुत बातें ना कर पाएंगे। संध्या को भी गीता की बातें सही लगे। दोनों सहेलियां पास से ही एक जूस सेंटर में जाकर बैठ गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने अपनी सारी कहानी एक दूसरे के सामने खोलकर रख दी। संध्या अपने ससुर से इतनी परेशान है, यह सुनकर गीता बोली, संध्या तुझे एक धमाकेदार आइडिया देती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं भी मेरी सास से बहुत परेशान थी और मैंने उन्हें भी इसी तरह रास्ते से हटाया। गीता की सारी बातें सुनकर संध्या बोली, गीता इसमें पकड़े जाने का बहुत डर है। गीता बोली, अब तक मैं नहीं पकड़ी गई तो तू कैसे पकड़े जाएगी। घर आकर संध्या ने गीता की सीख पे काम करना शुरू किया। दूसरे दिन रसोई में गैस पर बटन चालू रखकर मार के चली गई। उसे पता था आदत अनुसार ससुर जी रसोई में आएंगे और लाइटर जैसे ही जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा और ससुर जी की नाम बला हमेशा के लिए टल जाएगी। लेकिन उसे याद आया कि वह कल भी इसी बात पे ससुर जी पे बहुत चिल्लाई थी, इसलिए आज ससुर जी रसोई में शायद ना आए। इसलिए आज मार्केट जाते हुए वो बोली, बाबूजी आप खाना खाते वक्त अपनी दाल गर्म करके दीजिएगा, मुझे आने में आज देरी होगी। थोड़ी देर बाद घनश्याम जी अपनी दाल गर्म करने गए और ब्लास्ट हो गया। जब संध्या घर आई और उसने देखा कि एक जली हुई लाश रसोई में पड़ी है और आग फैल चुकी है और सारे अगल बगल के लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा दी थी जिसने आग बुझाई थी, संध्या झूठ मूठ कर रो रो कर अगल बगल के लोगों को सतावना देने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। करण जब घर आया तो पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और अपने घर के आसपास जब लोगों का जमावड़ा देखकर करण हतप्रभाव रह गया। इतने महीने बाद आज कहीं जाकर उसकी नौकरी लगी थी, मगर यह खुशखबरी सुनने उसके बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। यह देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। संध्या करण को हिम्मत बनाई और करण के साथ मिलकर दुख व्यक्त करने लगी। संध्या मन ही मन तो बहुत खुश हो रही थी। आखिर ससुर जी के खिलाफ उसने जो षड्यंत्र रचा था वो काम कर चुका था और किसी को शक भी नहीं हुआ था। सभी ने मिलकर बाबूजी की दाह संस्कार किया और धीरे धीरे अब करण भी नॉर्मल हो गया था। उसकी जिंदगी में बाबूजी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता था, मगर होने को कौन डाल सकता है, यह सोचकर करण अपने मन को समझा देता। संध्या करण अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रही थी कि आज उसे बाबूजी की शक्ल वाले उस इंसान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अगर वो बाबूजी होते तो वो घर आते यही सोचकर संध्या उस रात सो पाई। थोड़ी देर बाद एक अखबार में करण ने अपने बाबूजी की फोटो देखी जिसमें उसके बाबूजी दो बच्चे को प्राइज दे रहे थे। करण ने जल्दी से संध्या को आवाज लाकर वो फोटो दिखाई तो संध्या बोली, हाँ यही वो शख्स है जिसे मैंने उस दिन बाजार में देखा था। करण बोला, मुझे इस जगह अभी जाना होगा संध्या, हो ना हो ये हमारे बाबूजी है। संध्या को तो जैसे सांप सूंघ गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। करण की खुशी उसके लिए कितनी घातक है यह बात वो नहीं जानती थी। करण अखबार में दिए गए पते पहुंचा तो देखा एक अनाथ आश्रम था। वहां के संचालक को अपने बाबूजी की तस्वीर दिखाकर करण बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोला, यह तो बगल वाले वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमने इन्हें वहाँ खेल के जीते हुए बच्चे को प्राइज देने आमंत्रित किया था।
करण जल्दी जल्दी बगल वाले वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां जाकर वहां के संचालक को तस्वीर दिखाकर बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोला, यह तो उनकी बेटी के साथ कार में बाजार गए हैं। करण सोचने लगा, बेटी, मगर मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ। वो सोचने लगा। करण वहीं बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वृद्धाश्रम के बाहर एक कार रुकी, जिसमें से एक 19-20 साल की लड़की और बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। करण उन्हें देखकर उनके गले से लग गया और बोला, बाबूजी, आप जिंदा है? एक पल घनश्याम जी के बेटे को देखकर खुश हो गए और उसे गले से चिपकाए खड़े रहे, मगर दूसरे पल उन्होंने करण को अपने से दूर किया और बोले कि हो क्या गया तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का नाटक और वही ड्रामा बाकी है अभी? करण बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबूजी। घनश्याम जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पुख्ता प्लान बनाया था, मगर उस दिन मेरे बचपन का दोस्त घर आ गया मुझसे मिलने और वो बोला कि आज मैं तेरे लिए रसोई में खाना लेकर आता हूँ। इतने साल बाद वो मुझसे मिलने आया था। घर में दूध नहीं था। मैंने सोचा कि बगल वाली दुकान से दूध लेकर आता हूँ ताकि उनके लिए चाय बना पाऊँ। मैं दूध लेने गया था, मगर वहाँ दुकान मालिक ना होने के कारण मुझे बहुत देर हो गई और मैं जब दूध लेकर घर पहुँचा तो संजना को किसी के फोन पे बातें करते सुना। तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। बूढ़ा टपक गया और वो हंसने लगी। मैं वहाँ से तबे पाँव निकल आया। मुझे मेरे दोस्त के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उसके आगे पीछे कोई ना था, ना बेटा ना बेटी, जिसे मैं उसके मरने की खबर देता। बहू के मुंह से यह सब सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम भी उनसे मिले हुए हो। यह जो लड़की मेरे साथ खड़ी है, यह हमारे वृद्धाश्रम के मालिक की बेटी है, जो यहाँ के सभी वृद्ध लोगों का बहुत ख्याल रखती है। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ सभी की सेवा करते हैं और एक तरफ संजना जैसे लोग होते हैं जो किसी की जान तक ले सकते हैं। करण बोला, बाबूजी, संजना ने आपको जान से मारने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा अपराध है। संजना ने जो किया वह माफी के काबिल नहीं है। अब मुझसे बुरा कोई ना होगा। करण अपने बाबूजी को लेकर घर पहुंचा। बाबूजी को सामने देख संजना के पैर तले जमीन खिसक गई और वो जैसे तैसे खुश होने का नाटक करते हुए बोली, बाबूजी, आप जिंदा है? करण बोला, हाँ संजना, बाबूजी को जान मारने का प्लान करने से पहले तुम ये भूल गई कि तुमसे बड़ा प्लान करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संजना हकलाते हुए बोली कि क्या बोल रहे हो तुम? करण भी संजना की हालत देख भाप गया कि संजना ने ही बाबूजी को मारने की कोशिश की थी। उसने पुलिस में फोन किया और संजना को पुलिस के हवाले कर दिया। अब संजना जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। घर में करण उनके बेटे को संजना की कमी खलती तो है, मगर उसने जो किया वो माफी के काबिल तो नहीं था। दोस्तों, कभी कभी लोग जाने अनजाने में इतना नीच काम कर देते हैं कि उसकी कोई माफी नहीं होती है। जेल में संजना के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी 2 साल की सजा कम कर दी गई और उसे 5 साल की सजा काटकर घर भेज दिया गया। संजना घर तो आ गई, मगर घर में कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। भगवान ने जो रिश्ते बनाकर भेजे थे, बस सब उसे जैसे तैसे निभा रहे थे। संजना सुधर चुकी थी, मगर सभी को उसे अपनाने में समय लग रहा था। दोस्तों, कभी कोई को कर्म करने से पहले 10 बार सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।